Good morning, everyone. Yeah. सब कोई आए? कौन कौन आया? पूजा आ गए, अंजलि आ गए, सुमन आ गई। अनुप्रिया कहाँ गई? अनुप्रिया को बुलाइए। पूजा, आपका कोई फ्रेंड है, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कौशल शायद है। कौशल बोल रहे हैं उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा है। बुलाइए, सबको बुलाइए जो जो नहीं आए हैं। टाइम ज़्यादा हो गया है। 2:45 हो गया। हेलो पूजा। पूजा। बोलिए। अब बोल रहे आपका वो फ्रेंड है शायद कौशल गुप्ता, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मेरे स्कूल का है। आपके, हाँ वही बोल रहे आपके स्कूल का ना, तो उनका कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो बोलिए शायद कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और मेरे आपकी वो पास फ्रेंड कहाँ नंबर गई? नहीं है। मेरे पास नंबर नहीं अच्छा। है। अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे उनसे। उसी वजह से उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और आपकी जो और एक फ्रेंड थी, वो कहाँ गई? अंजलि पता गुप्ता? नहीं कहाँ आई नहीं है, नहीं। पता नहीं कहाँ। अच्छा ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जितना कोई आए हैं। टाइम हो गया है, अभी 4 बजे अंजलि का क्लास भी रहेगा। नहीं अंजलि, आपका ट्यूशन भी है। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ। तो पिछला दिन हम आप लोगों को पढ़ाए थे, ओम्स लॉ बताए थे। ओम्स लॉ के बाद वीआई ग्राफ तक बताए थे ना? यस सर। याद है किसी को? सब कोई, हम बोले थे आप लोगों को नोट्स लिखने के लिए, जो एक पीडीएफ जो प्रोवाइड किए हैं हम, हैंड रिटन नोट, उसमें से बोले थे कि आप जाइएगा, उसको एक बार पूरा पढ़िएगा, उसमें जो लिखा हुआ है ना बस उसको देखिए। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हैं तो एस्टूडेंट का बुक खोलिए और रीड करके छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा कीजिए। तो कोई किए हैं? कोई लिखे हैं? यस सर। और कोई? हाँ भैया, लिखे हैं। हाँ, तो उन नोट्स को जाके कोई देखे थे, जो हम बोले थे कि वहाँ स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको नोट्स गिवन है, हैंड रिटन नोट्स, उसको एक बार जाके देखे थे? हाँ भैया, देखे थे। सर। उसको उसमें जाके देखिएगा ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? उसमें सबका सब लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट जितना हम बताएं वो सब लिखा हुआ है। बाकी कुछ कुछ चीज़ जो आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे हम सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बताए थे, तो वो सब उतना डीपली जानने के बारे में, लिखने के बारे में ज़रूरत नहीं है आपको। जान इन्फॉर्मेशन देना काम था हमको, तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बता दिए, सर्किट डायग्राम्स के बारे में एकदम डीपली बता दिए। बट उतना डीपली कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस समझ लीजिए, उसको बस छोटा छोटा जो डायग्राम आपका डायग्राम से, छोटा छोटा जो आपका डेफिनेशन से, उस डेफिनेशंस को बस लिखिएगा, ठीक है? यस सर। एक सेकंड होल्ड कीजिए तो। हाँ, तो कोई बताइएगा ओम्स लॉ क्या होता है? हम आपको बताए थे, बहुत अच्छा से बताए थे ओम्स लॉ के बारे में, तो कोई फिर से बताइएगा, व्हाट इज ओम्स लॉ? भैया, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है।
वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है? ओम्स लॉ किसके बारे में बताता है, करंट प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है करंट के? दोनों मतलब होता है एक दूसरे के, पर V इज इक्वल टू आई होता है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, उसका जब एक प्रोपोर्शनल इक्वल टू में चेंज होता है तो रेजिस्टेंस आ जाता है ये पे। ओम्स लॉ का अगर हम प्रॉपर स्टेटमेंट पूछे तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट बोल पाइएगा? यस जो सर। एक प्रॉपर स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, क्या है बोलिए तो? At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. हाँ, तो ओम्स लॉ का एक प्रॉपर स्टेटमेंट अगर आपको बोले तो आप क्या बोलेगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है? Yes, sir. अगर कोई आपका कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट का फ्लो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस, उसके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के थ्रू वो आपका बढ़ेगा, डायरेक्टली वेरी करता है। ये आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी बताए थे कि अगर हम वोल्टेज को 4 वोल्ट से 8 वोल्ट कर रहे थे तो करंट क्या हो गया था आपका, बढ़ के 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गया था। याद है किसी को? आपको Yes, हम sir. एग्जांपल बताए थे, और एक बताए थे कि ओम्स लॉ में क्या होता है। अगर हम जैसे कि फिर से थोड़ा अगर हम बता दें, प्रीव्यू दे दे थोड़ा ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है आपको? अगर ये कोई कंडक्टर है, मान के चलते ये आपका कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपका आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है? इसका एंड है, ये ए है, ये बी है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका ये है वी, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी ए माइनस वी बी। तो ये जो आई होता है आपका, ये आई होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ये जो करंट है इस कंडक्टर के थ्रू जो ये करंट पास हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट कब? व्हेन एट टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब टेम्परेचर इस कंडक्टर का कांस्टेंट रहेगा तब इसके थ्रू जो करंट का फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के। ये चीज बताए थे हम, बताए थे Yes, ना? sir. तो Yes, अगर sir. I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मेरा आएगा क्या, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, इस कांस्टेंट का नाम देते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई आपका पर्टिकुलर कंडक्टर है उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और उसका ज्योमेट्री और मटेरियल आपका सेम है तो आप उसमें और कोई तरीका नहीं हो सकता उसका रेजिस्टेंस को चेंज करने का। तो उस केस में आप क्या बोलिएगा, उसका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट तो आपको हम ये बताए थे कि अगर मेरा V इक्वल्स टू आई इंटू आर हो गया और आपका R क्या है, कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर एट टी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, तो आपको बोले थे जो V बाई आई होगा ये किसके बराबर होगा, R। तो आपका R क्या हो गया, कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ आपका,
ये जो V बाय I का रेशियो हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ये चीज हुआ था, ये चीज बताए थे आपको हम। तो अगर अब V बाय I का रेशियो मेरा कांस्टेंट हो गया फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए किसी कंडक्टर का, तो हम बोल सकते हैं ये जो ऐसे V1 बाय I1 इक्वल्स टू V2 बाय I2 इज इक्वल्स टू V3 बाय I3 इज इक्वल्स टू V4 बाय I4। आप कितना भी चेंज कीजिए आपका करंट को और वोल्टेज को, इसका जो V बाय I का रेशियो होगा ना, ये थ्रू आउट ये कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ये जो रेशियो होगा V बाय I, रेशियो ऑफ V एंड I इज कांस्टेंट। ठीक है, इतना तक आपको हम बताए थे। ये हो गया तो ओम्स लॉ का हुआ था। यस सर। हाँ, उसके बाद हम बोले थे आपको एक ग्राफ बना के दिखाए थे कि कैसे वेरी करता है। अगर हम किसी कंडक्टर का अगर हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन तो हमको समझ में आ गया, ओम्स लॉ हमको दे दिया, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। बट हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि अगर V और I किस तरह से वेरी करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो हम क्या देखे थे कि अगर हम V और I के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये हम देखे थे कि अगर हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम जैसे आज है बता देंगे एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, स्कूल्स में करवाया जाता है, अभी नहीं होता वो बात अलग है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट कोई करते हैं तो आप अगर V और I के बीच में एक ग्राफ का प्लॉट करते हैं तो आपको ग्राफ क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। VI ग्राफ के बारे में बोल रहे हैं। VI ग्राफ के बारे में बोल रहे हैं। तो इधर हम V और इधर I रखते हैं और हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। मान के चलिए ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हमको एक्सपेरिमेंट से मिले हैं। ये सब, ये आपको ओरिजिन O है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। इसीलिए इसी तरह आपका ये भी I1 है, I2 है, I3 है और I4 है। ऐसे करके हमको ग्राफ आपका डिफरेंट डिफरेंट हमको पॉइंट्स मिला है। उसके बाद जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको ग्राफ कैसा मिलता है, ग्राफ मिलता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ग्राफ कैसा मिलता है हमको, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा मिलता है। हाँ, यस। तो उसके बाद आपको हम बताए थे कि ये V हुआ, ये I हुआ, ये आपका ओरिजिन O हुआ। ये आपका VI ग्राफ हुआ। तो आपको हम बताए थे कि इसमें अगर हम रेशियो निकालते हैं V बाई I का, इसमें हम रेशियो निकालते हैं V बाई I का, कोई एक पर्टिकुलर इसका पोर्शन चूज करते हैं, मानते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसका हम नाम देते हैं, ये है A, ये है B, ये है C।
अगर हम इसको बोलें ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ठीक है। तो जब ये रेशियो निकालेंगे किसका, AB बाई BC का, जब हम AB बाई BC निकालेंगे ये रेशियो, तो क्या मिलेगा, ये AB कितना मिलेगा हमको, V2 माइनस V1, आपको BC कितना मिलेगा, आपको I2 माइनस I1, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ऐसे V बाई I, जो कि किसके बराबर होता है, आपका R रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना। यस सर। हाँ, तो ऐसा ग्राफ्स आपको दिया जाता है, जानते हैं क्या करता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे देता है, आपको बोलता है कोई एक्सपेरिमेंट करवाया गया जिसमें ये हमको रिजल्ट मिला, आपका V और I का रिजल्ट दे देगा कि इतना सारा हमको V मिला, जैसे 5 को V का वैल्यू मिला और 5 I का वैल्यूज मिला, आपको बोलेगा उसके बाद कि ग्राफ प्लॉट करो। आप ग्राफ प्लॉट करने जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ पढ़ना है ना, तो आपको इससे पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, तो आपको ग्राफ्स प्लॉट करने आना चाहिए। आता है आप लोगों को ग्राफ्स प्लॉट करने, ग्राफ पेपर में अगर हम पॉइंट्स देते हैं, एक्स का अगर कुछ वैल्यूज देते हैं, वाई का कुछ वैल्यूज देते हैं, आपको हम बोले कि ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ प्लॉट करने आता है, पॉइंट को लोकेट करने आता है ग्राफ पेपर में। यस सर। हाँ, तो ये चीज आपको ऐसे अभी आपको जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में इतना टफ पूछा नहीं जाता है, बट रफली होता है ना कि आपको ग्राफ्स दे दिया जाएगा, ठीक है। ग्राफ्स देने के बाद पूछेगा, मान के चलिए आपको ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, जैसे ग्राफ यहाँ दिख रहा है ना, ऐसा आपको ग्राफ दे दिया, यहाँ पे आपको V1 और V2 का कुछ वैल्यूज दे दिया। अगर बोले कि V2 को बोलता है कि 4 वोल्ट और V1 बोल रहा है आपको 2 वोल्ट, उसी तरह आपका I2 को कुछ वैल्यू दे दिया, वो बोल रहा है 10 वोल्ट 10 एम्पियर, और आपका I1 बोल रहा है कि 6 एम्पियर, आपको ऐसा कुछ वैल्यूज दे दिया। आपको उसके बाद पूछेगा कि फाइंड द रेजिस्टेंस, उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको बताओ। अगर हमको जो VI ग्राफ है ना वो हमको ऐसे मिल रहा है, हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये चीज लगाना है जो हम यहाँ लिखे हैं ना, AB बाई BC, आपको ध्यान में रखना है ये V कहाँ है, ये V मेरा अगर x कोऑर्डिनेट में होगा, आपको रेशियो आपको ध्यान में रखना है कि R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई I, ठीक है। R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई I, तो V मेरा यहाँ x एक्सिस में, इसीलिए हम इस AB वाले पोर्शन को ले रहे हैं। अगर मेरा V y एक्सिस में होता तो हम ये BC वाले पोर्शन को लेते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ग्राफ्स ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, हम एक दो को करवा देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस। तो यहाँ तक आप लोगों को हम बता चुके थे कि कैसे क्या होता है। अब एक आपका बुक में पढ़ना है, हम आपको बता देते हैं, ऐसे वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स ये करवाया जाता है। वो सर्किट याद है आपको, एक सर्किट ड्रॉ करवाए थे, उस बाद बोले थे कि देखो कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, हम एक्सपेरिमेंट्स को कैसे करते हैं लैब्स में, ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है एक्सपेरिमेंट करने का। चलिए हम आपको बता देते हैं, आपको बुक में है। विजिबल है सबको? सर। सर। ऐसा कोई है जिसको विजिबल नहीं है? तो साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है मेरा? अब ठीक है, आ रहा है? यस सर। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? कोई ऐसा नहीं ना है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, देखिए फिर इधर आपको बुक में ये पढ़ना है, ठीक है। हम आपको बता चुके थे ये ऐसे एक्सपेरिमेंट कैसे करवाया जाता है, बट यहाँ आपका प्रॉपर सर्किट डायग्राम बुक में ड्रॉ है, तो आपको हम उसके थ्रू बताते हैं, फिर आपको हम अलग से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके भी बताएंगे। आपको करना क्या, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ कैसे करवाया जाता है। अगर लैब्स में अगर आप जाएं, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए पता ये होना चाहिए ना कि ओम्स लॉ होता क्या, क्या प्रूफ करेंगे। ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमको प्रूफ क्या करना है ये पता होना चाहिए ना। हम कोई काम कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हमको मतलब करना क्या है। लैब में घुस गया, आपको सब कुछ दे दिया गया, आपको रजिस्टर दे दिया गया, आपको रेजिस्टर दे दिया गया, आपको एमीटर दे दिया गया, वोल्ट मीटर दे दिया गया, आपको एक बैटरी दे दिया गया, स्विच दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया।
बट आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है, और ओम्स लॉ आपको क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू आई आर, या फिर हम बोलें ओम्स लॉ बोलता है कि V बाई आई का रेशियो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बोलता है ना। यस सर। हाँ, ओम्स लॉ में हम बताएं, अभी आपको फिर से रिकैप दिए थे। ओम्स लॉ आपको बोलता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इक्वल्स टू आई आर। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो V बाई आई का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। तो आपको यस सर। एक्सपेरिमेंट करके क्या करना है, एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा। यहाँ पे आपका देखिए क्या है, पहले हम सर्किट समझा देते हैं। सर्किट आपका क्या है, सर्किट हम ऑलरेडी आप लोगों को बताए थे, बट देखिए फिर से बताते हैं। सर्किट है ये आपका एक पावर सोर्स है जो एक सर्किट में होना ही चाहिए। आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, आपको सर्किट में अगर करंट का फ्लो करने की चाहिए तो आपको एक पावर सोर्स देना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या, एक पावर सोर्स है, ये आपका पावर सोर्स जिसको आप बैटरी बोलते हैं। ये आपका एक कंडक्टर रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस हमको मेजर करना है। जैसे पोटेंशियल आप ड्रॉप मेजर कीजिएगा ना, V बाई आई का आपको रेशियो कांस्टेंट आपको प्रूव करना है, तो आप क्या कीजिएगा, अलग अलग V का वैल्यू लीजिएगा, अलग अलग I का वैल्यू लीजिएगा। फर्स्ट केस में अगर हमको, फर्स्ट केस में जैसे हम यहाँ करंट का फ्लो करवाए तो हमको कुछ एमीटर रीडिंग मिलेगा और कुछ वोल्ट मीटर रीडिंग मिलेगा, उसको एक जगह नोट करके रख लिए, ठीक है। उसी तरह हमको अलग अलग रीडिंग्स मिलेगा, और हम क्या देखेंगे, प्रत्येक केस में हम V बाई आई का रेशियो निकालेंगे। अगर हमको ये कांस्टेंट मिल रहा है तो हम बोलेंगे मेरे ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे आपका एक पावर सोर्स हो गया, ये आपका एक लोड हो गया, ठीक है, आपका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया, आपका ये लोड हो गया, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया, जिसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करेंगे, ठीक है। ये आपका एक एमीटर हो गया, ये एक आपका एमीटर हो गया। इस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है इसको मेजर करेंगे, एमीटर का यही काम होता है, ठीक है, करंट का फ्लो को मेजर करना, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ये क्या हो गया, आपका एक स्विच हो गया, ये आपका एक रियोस्टेट हो गया, आपका क्या है, एक रियोस्टेट, या फिर इसको आप बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। सिंबल्स ध्यान में रखना है आपको, हम सिंबल्स के बारे में बताए थे, ठीक है, आपको सिंबल्स ढेर सारा सिंबल्स बताए थे, वहाँ क्या होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को कैसे सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेट को कैसे लिखते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, सेल का क्या सिंबल होता है, बैटरी का क्या सिंबल होता है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, वोल्ट मीटर, एम्प मीटर, सबको बारे में बताया था। आपको सिंबल्स ध्यान में रखना है। देखिए इस सर्किट डायग्राम में सिर्फ सिंबल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, सर्किट डायग्राम में आपका क्या है, सिर्फ सिंबल ड्रॉ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं। तो इस सर्किट में क्या है, आपका एक पावर सोर्स है, आपका एक लोड है, आपका एक रियोस्टेट है, आपका स्विच है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये आपका बेसिक है। इसमें हम करेंगे क्या, इस रियोस्टेट का काम क्या होता है, देखिए हम आपको हम बता देते हैं, इससे पहले भी बताए थे कि ओम्स लॉ में हमको ये पता चलता है जो सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर्किट के रेजिस्टेंस पे। ये चीज हुआ था, रिकैप कीजिए जो आपको बताए थे। अगर आप ध्यान में है आपका, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। I इक्वल्स टू, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए अगर आपका V इक्वल्स टू आई आर है तो I इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, V बाई आर, ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर I इक्वल्स टू V बाई आर हो गया मेरा, तो इससे हम क्या बोलते हैं कि जो I है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका V के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके R के। मतलब आप अगर सर्किट में अगर आप V को बढ़ाइएगा तो आपका ये करंट बढ़ेगा, बट इस करंट को बढ़ने के लिए आपको सर्किट का रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। देखिए अब बोल ये रहे हैं कि अगर आप इसके किसी भी कंडक्टर के थ्रू आप अगर आप करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो आपका करंट बढ़ेगा, बट अगर आप सर्किट का रेजिस्टेंस को आप बढ़ाते हैं तो आपको सर्किट का रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वो क्या करता है, आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको बताए थे, I इक्वल्स टू V बाई आर है, इसका मतलब I क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके V के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके R के। तो इस सर्किट में क्या करना है, हमको करंट को वेरी कराना है। इस सर्किट में बेसिकली हमको करना क्या है, इस सर्किट में हमको करंट को वेरी कराना है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट को वेरी कराएंगे। तो हमको क्या होगा, अगर करंट मेरा वेरी करता है तो इस ये जो आपका कंडक्टर दिख रहा है ना रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप आपका I इंटू आर होगा, ठीक है।
ये आर क्या है, ये जो आपका कंडक्टर दिख रहा है ना, इसका रेजिस्टेंस है ये, और ये आई क्या है, आई इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, वो है आपका आई, और आर क्या है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो अगर आप आई अमाउंट ऑफ करंट मेरा सर्किट से फ्लो करेगा ना, तो इस कंडक्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रहा है तो बोलिए, हम फिर से बताएंगे। आ रहा है। कोई ऐसे है जिनको समझ में नहीं आ रहा है? बोलिए। फिर से कोई डाउट? बताइए। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए इस रुकिए, व्हाइट बोर्ड में आपको ड्रॉ करके बताते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई ohms लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ohms लॉ, ये कर रहे हैं। तो एक सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं, एक्सपेरिमेंट अगर वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, एक ये पावर सोर्स हुआ, बैटरी हुआ, ये मेरा एक स्विच हुआ, ये सर्किट डायग्राम क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ, तो देखिए आपका ये पावर सोर्स है, आपका एक लोड है, रेजिस्टेंस जिसका आर है, एक वोल्ट मीटर, एक आर्मीटर, एक स्विच और एक रियोस्टेट, ये आपका सर्किट हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको देखिए करना क्या है एक्सपेरिमेंट में, एक टेबल बनाना है। ठीक है, किसका टेबल बनाना है, वी और आई का। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि जब मेरा V1 था, V नहीं, हम I को वेरी कराते हैं, हम ऊपर में I को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ आपका I है, यहाँ आपका V है। तो हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे क्या, पहले करंट I1 को फ्लो करवाएंगे। ठीक है, इस I1 करंट, ये जो सर्किट में आपको ये I दिख रहा है ना, ये हम इसको वेरी कराएंगे, जो करंट दिख रहा है ना, इस करंट को हम वेरी कराएंगे। तो इस करंट को हम कैसे वेरी कराएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट। ठीक है, इस रियोस्टेट का, जिसका काम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है। जिसमें हम रेजिस्टेंस को कैसे वेरी कराते हैं, तो ये जो आपका, रुकिए, ये दिख रहा है ये, तो ये स्लाइड होता है। अगर आप रियोस्टेट अगर आप नहीं देखेंगे ना, तो एक ऐसे सिलेंड्रिकल एक
ऐसे रहता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ऐसे ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे एक स्लाइड होने का बना हुआ रहता है इस तरह करके, ठीक है, ये कनेक्टेड रहता है ऐसे सर्किट्स में। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम स्लाइड करते हैं ऐसे ऐसे, इसमें कंडक्टर में स्लाइड करते हैं। तो इसमें स्लाइड कर, इसका पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इसमें आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इसको आप जब लेफ्ट राइट स्लाइड कीजिएगा तो रेजिस्टेंस वेरी करता है। यहाँ पे आपको मार्किंग किया हुआ रहता है स्केल्स का कि कितना रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो ये दिख रहा है ना एरो, ये एरो आपका वही है, इसको आप स्लाइड करते हैं इसमें, और स्लाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा हमको, और डिफरेंट डिफरेंट अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, अगर हम मेरा रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है सर्किट में, तो रेजिस्टेंस करंट को वेरी कराने का दो तरीका होता है ना। करंट को वेरी कराने का I इक्वल्स टू V बाई आर है। अगर आप V के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, आप R के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो तब भी मेरा करंट वेरी करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। समझिए, किसी सर्किट में हाँ, अगर हमको करंट का वेरी कराना है, किसी सर्किट में अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट चाहिए, कि हमको इस मोमेंट पे हमको चाहिए 2 एम्पियर का करंट, हमको नेक्स्ट मोमेंट पे, हमको अगला मोमेंट में चाहिए हमको 4 एम्पियर का करंट, उसके अगला मोमेंट में हमको चाहिए 6 एम्पियर ऑफ करंट। तो हम कैसे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट हमको कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड रेजिस्टेंस को रखते हैं तो आपको हर बार फिक्स्ड रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 2 ओम का रेजिस्टेंस को रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक करंट का वैल्यू मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा करंट का वैल्यू चेंज हो, तो आप क्या कीजिएगा, उस फिक्स्ड रेजिस्टेंस 2 ओम को जगह फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाइएगा। तो हर बार पॉसिबल नहीं होता कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हर बार चेंज करते रहो, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे होता है, आपका सोल्डरिंग्स वगैरह बहुत आपका जॉइंट्स रहता है, ठीक है, वो दिक्कत होता है आपको। उसके लिए क्या करते हैं, आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट का यूज करते हैं। इस रियोस्टेट से हमको इजी हो जाता है रेजिस्टेंस को वेरी कराना, ठीक है। तो इसके थ्रू, इसके हेल्प से, इस रियोस्टेट के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको मिल सकता है। और मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट मिल सकता है, तो अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जो आई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो आप आर को अगर आप चेंज कीजिएगा तो सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो ऑब्वियसली चेंज होगा। Yes, और sir. कैसे होगा, कैसे डिपेंड करता है, अगर आप आर को इंक्रीज करते हैं, अगर आप इस रियोस्टेट के वैल्यू को मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट, अगर मेरा पहले ये जो मेरा रियोस्टेट है, तो इसमें पहले R1 था मेरा, अगर 5 ओम था, 5 ओम था, तब मेरा जो करंट था ना, तब अगर मेरा करंट हुआ वो 10 एम्पियर फ्लो कर रहा था। जब मेरा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, जो रियोस्टेट है ना, इस पे हम जब फिक्स किए हैं 5 ओम पे, इसका ये जो स्लाइड है, ये स्लाइडर है, इसको स्लाइडर को हम 5 ओम पे फिक्स किए हैं, उस समय जो अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, आई जो है, वो मेरा कितना 10 एम्पियर है, ठीक है। अब हमको वेरी कराना है, इस करंट को चेंज करना है, तो हम क्या किए, करंट को हमको घटाना बढ़ाना है, जिसके अकॉर्डिंग मान के चलते हैं, अगर हमको करंट को घटाना, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अगर मेरा फिर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके, अगर हम बोलते हैं ये हो गया कितना 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम, मतलब पहले से क्या कर दिया, दुगुना कर दिए ना। Yes, sir. तो अगर रेजिस्टेंस को हम दुगना कर देंगे तो सर्किट का जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। Yes, sir. आपका आई क्या होता है, आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि अगर आप आर को दुगना कीजिएगा तो आई आपका हाफ हो जाएगा, आर को 4 टाइम्स कीजिएगा तो आई आपका 1/4 हो जाएगा, आर को 10 टाइम्स कीजिएगा तो आई आपका 1/10 टाइम्स हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो अगर आप सर्किट में, अगर आपको पहले आप रेजिस्टेंस फिक्स किए थे 5 ओम पे, तब अगर आपको 10 एम्पियर्स का करंट मिल रहा था, अगर आपको चाहिए कि हमको 5 एम्पियर का करंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस 5 ओम का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके 10 ओम का रेजिस्टेंस पे फिक्स कर देंगे, रेजिस्टेंस को 10 ओम पे फिक्स कर देंगे। उस समय मेरा जो करंट मिलेगा सर्किट में वो कितना मिलेगा, 5 एम्पियर मिलेगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस को आप डबल किए तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? इस रियोस्टेट का काम समझिए, ज्यादा कुछ नहीं समझना आपको। इस रियोस्टेट का काम समझिए, ये होता क्या है। इस रियोस्टेट का काम सिर्फ रेजिस्टेंस को वैरी करना नहीं होता है। बेसिकली इस रियोस्टेट का काम होता है सर्किट में करंट को वैरी कराना। हमको सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो उस करंट को हम कैसे वेरी कराएंगे? तो इस रियोस्टेट में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना, उस रेजिस्टेंस का वैल्यूज को चेंज करके हम सर्किट में करंट का वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, यस ठीक भैया। है, समझ में आए? ये बात समझ में आया? अब यस देखिए, सर। अब हम वो बोल रहे थे कि अगर मेरा आई अमाउंट ऑफ करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में क्या हो रहा है मेरा, अगर आई अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो अगर हम आपको पूछें कि अगर मेरा सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? हम बोल ये रहे हैं कि अगर मेरा सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, अगर मेरा आई अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो अगर मेरा रेजिस्टेंस आर है, अगर कोई लोड है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, ये कितना होगा? क्वेश्चन समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, नहीं। हम बोल ये रहे हैं कि यहाँ सर्किट में देखिए आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ना। यस सर। अगर मेरा सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो हम आपसे अगर ये पूछें कि इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप करने का मतलब ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी होता है ना। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना। तो ये कितना यस सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, वो आपको वो पूछ रहे हैं इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। इस बात को समझिए, ठीक है, इस बात को समझिए, नहीं तो दिक्कत होगा आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, एक सिंपल सर्किट हम ड्रॉ करके। ठीक है, तो हम आपको ये पूछ रहे हैं, ये मेरा एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक मेरा पावर सोर्स है, एक मेरा स्विच है, एक रेजिस्टेंस है, बस एकदम सिंपल सा सर्किट है। अब इस सर्किट में क्या हो रहा है? आई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं इस आर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ठीक है, हम आपको कुछ नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट का अगर फ्लो हो रहा है, तो इस आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर हम बोले यहाँ पे, अगर हम दो पॉइंट्स बोले, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। समझ रहे क्या? क्वेश्चन समझ रहे मेरा? यस सर। हाँ, अगर सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर किसी रेजिस्टेंस, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना होगा, ये चीज पूछ रहे हैं हम आपसे, पूछ रहे हैं ना। तो यस आप तो सर। अभी अभी पढ़ के आए, आप तो अभी अभी पढ़ के आए, किसी कंडक्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस होता है उसको कैसे लिखते हैं? आई इंटू आर। ओम्स लॉ तो यही बोलता है हमको, ओम्स लॉ यही ना बोलता है हमको। ये क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, यही चीज तो होता है, अक्रॉस कंडक्टर। ये आई क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आई क्या होता है आपका? करंट फ्लोइंग थ्रू
द कंडक्टर, ये चीज होता है ना। यस और आपका सर। ये आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये चीज होता है। तो आप ओम्स लॉ में तो यही चीज पढ़ के ही आए आप, कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय जो उसका रेजिस्टेंस है। समझ आ रहा है? किसी कंडक्टर Yes. के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसके थ्रू जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। समझ आ रहा है, क्लियर है? Yes sir. हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि किसी भी रेजिस्टेंस में, खासकर आपको सर्किट में यही होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस होगा, उसके अक्रॉस में जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा, और डिफरेंट डिफरेंट आपका, तो आपको पूछ सकता है करंट कितना फ्लो हो रहा है, या फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो पूछ सकता है आपका करंट सब में कितना कितना फ्लो हो रहा है। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू आई आर, where V is the potential drop across a conductor, I is the amount of current flowing through the conductor, R is the resistance of the conductor। अगर I मेरा करंट है उस कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो कर रहा है, अगर R मेरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस कंडक्टर में वो इक्वल्स टू होगा जो करंट फ्लो हो रहा है I मल्टीप्लाइड बाय जो उस करंट का रेजिस्टेंस है R। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप, जो पोटेंशियल ड्रॉप V होगा ये इक्वल होगा I इंटू आर के। क्लियर हो गया, समझ में आया? Yes sir. किसी को कुछ दिक्कत? No भैया। हाँ, तो यही चीज हम यहाँ बोल रहे हैं। अब मेरा यहाँ क्या है, ये जो आर लिखते हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये कोई कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस इतना है आर। ठीक है, इस तरह जो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं ना, ये क्या होता है, कोई कंडक्टर होता है जिसका ये रेजिस्टेंस है आर। तो आपको ये बोल रहे हैं अगर मेरा इस सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर सर्किट में मेरा आई फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर के थ्रू भी अभी आपको दिख रहा है कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है ना? बोलिए यस नो। Yes sir. हाँ, तो इस कंडक्टर के थ्रू, इस रेजिस्टर के थ्रू आपका कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, आई। आपको हम पूछ रहे हैं इसमें पोटेंशियल ड्रॉप बताओ ये कितना होगा। एक चीज पूछे ना कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो आप आराम से बता पाइएगा। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस कंडक्टर के थ्रू, पोटेंशियल ड्रॉप जो V होगा, ये होगा जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, I amount of current. I मल्टीप्लाइड बाय इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है कितना है, R। R. समझ आया? Yes sir. हाँ, समझ आ गया ना? Yes sir. हाँ, तो देखिए अब आते हैं नेक्स्ट हम उस एक्सपेरिमेंट पे। देखिए अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हमको क्या करना है, अभी अभी पता चला जो किसी कंडक्टर के थ्रू का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर के। ठीक है, तो यहाँ मेरा एक कंडक्टर कौन सा है, किसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहे हैं, ये जो आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसी के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। वोल्टमीटर इसी के अक्रॉस लगा हुआ है ना। अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हम बोलते हैं, तो इसी के अक्रॉस का हम पोटेंशियल डिफरेंस को देख रहे हैं। हाँ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कब वेरी करेगा, आर तो इसका आप वेरी करा नहीं सकते, इस कंडक्टर का आर तो वेरी कर नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कब वेरी करेगा, जब आप आई को वेरी कराएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Yes sir. हाँ, तो आपको क्या बोल रहे हैं हम कि हमको डिफरेंट V का रीडिंग्स चाहिए। यहाँ पे मेरा एक टेबल बना हुआ है ना, हमको V का 4-5 रीडिंग्स चाहिए, I का 4-5 रीडिंग्स चाहिए, तब तो हम ग्राफ बनाएंगे। जब तक हमको रीडिंग्स नहीं मिलेगा, हमको 4-5 वैल्यूज नहीं मिलेगा, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे?
तो हमको वैल्यूज मिलेगा कैसे? पहले हम करंट I1 फाइंड आउट करेंगे, एक करंट का फ्लो करवाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो करवाएंगे। कैसे कराएंगे? ये जो रियोस्टेट दिख रहा है आपको, ये जो रियोस्टेट दिख रहा है, इसको किसी एक रेजिस्टेंस पे अब फिक्स कर देंगे। पहले मान के चलते हैं R1 पे फिक्स कर दिए, ठीक है। इसका जो ये जो स्लाइडिंग है, इस स्लाइडिंग पोर्शन को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स कर दिए, R1 पे फिक्स कर दिए। जब ये पर्टिकुलर पोर्शन R1 पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो सर्किट में क्या होगा? I1 अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा। यस सर। समझिए। हाँ, तो इस रियोस्टेट में क्या किए, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम फिक्स कर दिए इसका स्लाइडिंग पोर्शन को। तो मान के चलते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो रेजिस्टेंस हमको मिला सर्किट में, वो कितना मिला? ये R1 मिला, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस R1 के कॉरस्पॉन्डिंग में इस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हुआ? I1। इस करंट सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हुआ? I1। तो हमको पहला करंट का वैल्यू मिला I1। अब हमको पता करना है ये जो V कितना होगा, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये V कहाँ से मिलेगा? हमको यहीं से मिलेगा, ये जो वोल्ट मीटर के रीडिंग से, यहीं से हमको V मिलेगा कि कितना होगा। हाँ, तो हम जो V1 अगर लिखेंगे, कितना लिखेंगे? सर्किट में फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस लिखेंगे? इस कंडक्टर का, क्योंकि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे हैं। इस सर्किट में देखिए दो रेजिस्टेंस है, एक आपका यहाँ R दिख रहा है, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस, आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। दो रेजिस्टेंस है, बट हमको पोटेंशियल ड्रॉप किसका देखना है? उस फिक्स्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, जो कि एक कंडक्टर है, कोई वायर मान के चलिए, कोई वायर है, ठीक है। उस वायर का रेजिस्टेंस R है, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखना है। अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो करवाएंगे और अलग अलग अमाउंट जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, अलग अलग उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या किए, इस रियोस्टेट को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स किए और हमको मिला कि आपको कितना मिला? R1 रेजिस्टेंस पे इसको हम फिक्स किए। तो जब R1 रेजिस्टेंस पे इस रियोस्टेट को फिक्स किए, तो सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हुआ? I1। तो सर्किट में अगर I1 का अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हुआ, तो जो मेरा ये कंडक्टर AB था, जिसका रेजिस्टेंस R था, तो उसमें हमको पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा? I1 इंटू R मिलेगा। मिलेगा इतना? यस सर। किसी का ऊपर ऊपर से पार नहीं ना हो रहा है कि हम पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है तो बोलिए, हम फिर से बता देंगे। कोई डाउट किसी को अभी तक? बोलिए, कोई डाउट है तो। नो भैया। हाँ, तो सुनिए, अभी हम क्या किए, इस रियोस्टेट को वेरी करा के R1 पे फिक्स किए, तो मेरा I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ। तो इस कंडक्टर AB के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिला? I1 इंटू R, जिसको हम क्या बोले? V1, जिसको हम क्या बोले? V1। तो हम बोलते हैं इस I1 करंट के कॉरस्पॉन्डिंग में हमको एक पोटेंशियल ड्रॉप मिला V1। ये हुआ पहला रीडिंग। ये क्या हुआ आपका? पहला रीडिंग, ठीक है। और जनरली क्या होता है, हम पहले जो स्टार्टिंग करते हैं ना, तो पहले करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो करवाते हैं, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो कराते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस करंट को इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ये जो रियोस्टेट R1 है ना, पहले इस R1 को बहुत हाई रखते हैं, इस R1 को बहुत हाई रखते हैं। तो R1 को अगर आप हाई रखिएगा, रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो करंट क्या होगा? कम फ्लो करेगा। तो पहले इस R1 का जो वैल्यू है, जो रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस को फिक्स किया ना R1 को, इसको हम पहले हाई रखते हैं। हाई रखते हैं तो मेरा पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में सर्किट का फ्लो होता है। तो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ सर्किट में, तो वो करंट क्या किया, इस कंडक्टर AB के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप किया, ठीक है। वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R हुआ। तो इसे कैलकुलेट करके, ऐसे कैलकुलेट करके, ये I1 आपको कहाँ से पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है? इस एमीटर के रीडिंग्स के थ्रू। आप रियोस्टेट R1 को फिक्स करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ सर्किट आपका कितना अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो हमको कैसे पता चलेगा? इस एमीटर के थ्रू। इस एमीटर में हम रीडिंग देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हुआ, उसको एक जगह नोट डाउन करते हैं। ये जो I1 हुआ ना, ये मान के चलिए आपका 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ऐसा कुछ होगा। जो रीडिंग मिला हमको एमीटर से, उसको हम यहाँ ऊपर में नोट डाउन कर लिए। उसके बाद फिर क्या किए, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमको वोल्टेज का ड्रॉप मिला, उसको हम कैसे मेजर किए? विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर को क्या किए, इस कनेक्टर AB के अक्रॉस में हम कनेक्ट करके रखे हैं।
इस कंडक्टर ए बी के अक्रॉस में हम कनेक्ट करके रखे हैं ना, तो हमको क्या मिलेगा, ये वोल्ट मीटर क्या देगा, इस कंडक्टर ए बी में I1 अमाउंट ऑफ करंट की वजह से जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमको उसका रीडिंग देगा ये वोल्ट मीटर। तो I1 का हमको रीडिंग कहाँ से मिला, जो करंट का फ्लो हो रहा है उसका रीडिंग हमको कहाँ से मिला, इस एमीटर के थ्रू। जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, जो सर्किट में वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, उस वोल्टेज ड्रॉप का रीडिंग हमको कहाँ से मिला, इस वोल्ट मीटर के थ्रू। ठीक है, तो पहला रीडिंग हम इसी तरह लेते हैं, हमको I1 और V1 मिला। सेकंड केस में फिर क्या करेंगे, सेकंड केस में हम फिर क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। अब इस रियोस्टेट का इंक्रीज नहीं करेंगे, सॉरी डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमको करंट बढ़ाना है ना धीरे धीरे। तो इस रेजिस्टेंस को R1 से हम R2 पे फिक्स किए। क्या किए, इस रेजिस्टेंस को R1 से स्लाइड करवा के R2 पे ले गए। जब R2 पे ले गए तो करंट हमको क्या मिला, I2 मिला। करंट हमको क्या मिला, I2 मिला। कितना करंट, ये जो I2 करंट हमको कैसे पता चलेगा, तो इस एमीटर के थ्रू, जो एमीटर आपका कनेक्टेड है ना, इस एमीटर के थ्रू हमको रीडिंग मिलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो उस I2 को क्या किया, इस एमीटर में हम स्केल में देखें और एक जगह नोट डाउन करके रख दिए। ठीक है, उस बाद हमको क्या देखना है कि इस AB कंडक्टर के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो अगर आप ऐसे, अगर आपको सिर्फ I2 ही पता चल जाए, अगर हमको वोल्ट मीटर आपको हम नहीं दे, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के समय और इजी होता है, आपको बस दो को स्केल देखना रहता है, ये इस एमीटर में देखना रहता है कितना करंट दिख रहा है, उस वोल्ट मीटर में देखना रहता है कितना वोल्टेज दिख रहा है, चुपचाप नोट डाउन कीजिए, ये चीज करने की जरूरत नहीं रहता है। बट आप कॉन्सेप्ट के लिए समझिए, अगर आपका I2 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर AB के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V2। ये होगा आपका I2 इंटू R, ये चीज होगा ना। यस सर। हाँ, तो ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप V2 कितना होगा, I2 इंटू R। तो ये V2 को पता कैसे चलेगा ये कितना है, ये जो आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, ये जो आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये हमको रीड करके बताएगा कि इस कनेक्टर AB के अक्रॉस में मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते हैं I2 के अक्रॉस में हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिला V2। ठीक, सेम उसी तरह क्या करेंगे, उसके बाद सेम उसी तरह क्या करेंगे, इसको फिर R3 पे फिक्स करेंगे। तो करंट I3 फ्लो होगा, वोल्टेज हमको V3 ड्रॉप मिलेगा, I3 इंटू R ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है ना, ये धीरे धीरे हम रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप रेजिस्टेंस को घटाइएगा तो सर्किट में क्या होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। ठीक, तो वही चीज कर रहे हैं, हमको इस रेजिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं, हमको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट मिल रहा है। इस करंट का रीडिंग हम एमीटर से देख रहे हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, I3 नोट डाउन कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस I3 के कोरोस्पोंडिंग इस AB में कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, ऐसे वो कैसे निकाल सकते हैं, V3 इक्वल्स टू I3 इंटू R, ऐसे निकाल सकते हैं। और ये जो हमको रीडिंग है हमको कैसे मिलेगा, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस। फिर हम वोल्ट मीटर देखेंगे, हमको कितना रीडिंग दे रहा है हम वो देखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे एक जगह। उसको हम क्या करेंगे, एक जगह नोट डाउन करेंगे, ये हमको मिला V3। सेम उसी तरह फिर हमको I4 मिलेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको V4 मिलेगा। फिर उसी तरह हमको I5 मिलेगा, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको V5 मिलेगा। इस तरह 4-5 रीडिंग्स हम I और V का ले लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या किए ये समझ में आए, अभी तक ये समझ में आए कि इस एक्सपेरिमेंट में हम कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। अगर आप आगे जाइएगा ना हायर स्टडीज में, अगर आप हायर स्टडीज में जाइएगा, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं ना, तो अगर आप जानते नहीं है, चलिए बहुत सारा कम स्कूल है जो एक्सपेरिमेंट से करवाता है, लेबोरेटरी बहुत कम स्कूल में अवेलेबल रहता है। ठीक है, बट आप अगर हायर स्टडीज में गए, आपको अगर लैब घुसने का मौका मिला, तो उस लैब में आप सब कुछ देख पाइएगा। जो रियोस्टेट हम ड्रॉ किए थे ना, ऐसा एक आपका सिलेंड्रिकल आपका एक रखा हुआ रहता है, एक रियोस्टेट, जिसमें आपको वो स्लाइड करने का सब कुछ रहता है। आपको एक बैटरी रहता है, एक की रहता है, सब कुछ रहता है। और आपको ओम्स लॉ को वेरीफाई करना वहां भी आपको सिखाया जाता है, कैसे ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। ये जो जितना प्रोसीजर हम बताए ना, जो हम कर रहे हैं, कि इसको स्लाइड करके रेजिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं, मीटर से रीडिंग देख रहे हैं, फिर वोल्ट मीटर से रीडिंग देख रहे हैं, उसके बाद नोट डाउन कर रहे हैं, ये सब काम आप एक्सपेरिमेंट के समय करते हैं। ठीक है, अब देखिए रीडिंग्स हमको मिल गया, हमको V और I का रीडिंग्स चाहिए था ना, तो I और V का हमको 5 अलग अलग रीडिंग्स मिल गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कैसे रीडिंग लेते हैं इसमें,
नहीं। किसी को कोई डाउट कैसे रीडिंग्स लेते हैं हम आई और वी का? नहीं है ना डाउट किसी को? नो सर। बोलिए। नहीं। हाँ, तो अब देखिए, अब रीडिंग तो हमको मिल गया, बट हमको रीडिंग थोड़ी लेना था, हमको क्या करना था? ओम्स लॉ को वेरीफाई करना था। रीडिंग लेना तो मेरा काम नहीं था ना, मेरा काम अभी खत्म कहाँ हुआ है? मेरा काम क्या था? ओम्स लॉ को वेरीफाई करना। कि कैसे वेरीफाई करेंगे? हमको v बाय आई का जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट मिलना चाहिए। v बाय आई का जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट मिलना चाहिए। अगर हमको हर केस में v बाय आई का रेशियो हमको सेम मिल रहा है तो हम बोलेंगे मेरा ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट केस में अगर मेरा I1 2 एम्पियर था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग V1 मेरा 4 वोल्ट्स मिला। तो अगर आपको हम पूछे यहाँ V बाय आई का रेशियो बताओ, तो आप क्या बोलिएगा? 4 वोल्ट्स बाय 2 एम्पियर। ठीक है, मतलब कितना? 2। V बाय आई का रेशियो कितना मिला आपको? 2। दिस इज फॉर केस 1। मिला? यस सर। उसी तरह हम फिर बोले कि फिर जो हम रीडिंग लिए ना, फिर जो हम रीडिंग लिए उसमें मेरा जो I2 था वो मिला 4 एम्पियर, जो V2 था वो हमको मिला 8 वोल्ट्स। जो सेकंड आपको रीडिंग्स लिए थे ना उसमें हम बोले जो I2 था ना वो मिला हमको 4 एम्पियर, जो V2 था वो हमको मिला कितना? 8 वोल्ट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? V बाय आई का रेशियो लेंगे। ये कितना होगा? 8 वोल्ट्स बाय 4 एम्पियर। ये कितना मिला हमको? 2। दिस इज फॉर केस 2, जो सेकंड वाला हम रीडिंग्स लिए थे उसमें। उसी तरह हम थर्ड में, ये जो थर्ड केस था, उसमें हम बोलते हैं कि जो मेरा I3 था ना वो हमको मिला 6 एम्पियर। जो वोल्टेज V3 था ना वो हमको मिला कितना? 12 वोल्ट्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? V बाय आई का रेशियो निकालेंगे। कितना होगा? 12 वोल्ट्स बाय 6 एम्पियर। ये कितना मिला? 2। दिस इज फॉर केस 3। अगर हमको ऐसा रीडिंग्स मिल रहा है जहां देखिए V बाय आई का रेशियो यहाँ भी क्या था? फर्स्ट केस के लिए भी 2 था, सेकंड केस के लिए भी क्या था? 2 था, थर्ड केस के लिए भी क्या था? 2 था। तो जो हम 5 रीडिंग्स लिए है ना, अगर 5 रीडिंग में मेरा 2 या 3 रीडिंग में भी अगर V बाय आई का रेशियो एग्जैक्टली सेम ना आके अगर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, जैसे अगर हम बोले यहाँ पे पहला में 2 मिला, दूसरा में हो सकता है 2.1 2.2 मिलता, ठीक है, तीसरा में हो सकता है 1.99 1.98 ऐसे मिलता, बट अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखिए तो तीनों का वैल्यूज क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना? यस सर। बाकी सब कहाँ गए? सिर्फ पूजा और सुमन है क्या? कहाँ गए? हाँ। अंजलि, अनुप्रिया, सब ये लोग कहाँ गए? सब लेफ्ट हो गए? लेफ्ट। कोई नहीं, आप लोग पढ़िए। समझ आया इतना? हाँ। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखें कि मेरा जो V बाय आई का रेशियोज मिल रहा था ना वो ऑलमोस्ट हमको कांस्टेंट मिला। ये चीज तो ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल्स टू आई, और इसका मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर में V बाय आई का रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, तो हमको यहाँ भी वही चीज मिल रहा है ना, V बाय आई का रेशियो क्या मिल रहा है हमको? कांस्टेंट मिल रहा है। ऑलमोस्ट भले ही नहीं मिलेगा, जैसे हम यहाँ 5 रीडिंग्स लिए थे ना, आपको हम क्या क्या किए थे? यहाँ 5 रीडिंग्स लिए थे, I1 I2 I3 I4 I5, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में V1 V2 V3 V4 V5। बट ये जरूरी नहीं है कि आपका पांचों केस में V बाय आई का रेशियो आपको सेम मिले। पांचों केस में अगर नहीं मिलता है, अगर 3 केस में भी हमको मिल जाता है, ठीक है, V बाय आई का रेशियो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो हम बोलते हैं मेरा ओम्स लॉ क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, ओम्स लॉ क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। एक ये न्यूमेरिकल मेथड हुआ, ये क्या हुआ? न्यूमेरिकल मेथड हुआ। इसी तरह हम ग्राफिकल मेथड का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, आपको पिछले क्लास में हम बताए थे न्यूमेरिकल मेथड से आपको क्या आप क्या किए? न्यूमेरिकल मेथड से
ये जो वी बाई आई का रेशियो था अलग अलग केसेस के लिए, आप वी बाई आई का रेशियो निकाले। अब आप देखें कि वी बाई आई का रेशियो ऑलमोस्ट हमको कांस्टेंट मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। वही आपको हम बोले कि ग्राफ बना के दिखाओ, एक और होता है ग्राफिकल मेथड, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, आप अलग अलग वैल्यूज लीजिएगा, जब आपको अलग अलग वैल्यूज मिला है ना, इधर V था इधर I था, आपको यहाँ V1 V2 V3 V4 V5 I1 I2 I3 I4 I5 V1 V2 V3 V4 V5 0, ये हो गया आपका I1 I2 I3 I4 I5। ठीक है, ऐसे हमको क्या किया, जो डिफरेंट हमको वैल्यूज मिल रहा था, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रहा था, उसको हम ग्राफ में प्लॉट किए। तो जब ग्राफ में प्लॉट किए, तो अगर हम बोलते हैं हमको ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, बाकी चलिए ऐसे मिला, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मिला, कोई पे यहाँ पे मिला। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, ये चीज हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज मिला उसको जब हम ग्राफ में प्लॉट किए, तो ग्राफ में प्लॉट किए, ग्राफ में प्लॉट करने के बाद ये अगर हम बोले ये आपका ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है। ठीक है, आपको जो 5 वैल्यूज मिला, जो आप पॉइंट्स को आप पुट किए, तो आपको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, आपको ये क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, चीज मिला। तो अगर हमको ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल जाता है, अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में समझ में आया क्या किए हम, पूरे एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या किए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम एक सर्किट बनाए, एक सर्किट में हम अलग अलग वैल्यूज ऑफ करंट का फ्लो करवाएं, उसके बाद एक रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर किए, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिला, आई और वी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिला। तो उस दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हम पहले न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू हम वी बाई आई का रेशियोज निकालें। जब हम वी बाई आई का रेशियोज निकालें, तो हमको क्या पता चला कि अगर हमको कॉन्स्टेंट्स मिल रहा है, अगर हमको कांस्टेंट मिल रहा है वी बाई आई का रेशियो, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा ओम्स लॉ है वो वेरीफाई होता है, क्योंकि ओम्स लॉ भी तो यही बोलता है ना कि जो वी बाई आई का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर अगर हम एक ग्राफ भी प्लॉट करें वी वर्सेस आई के बीच में, तो अगर हमको ग्राफ में अगर 5 पॉइंट्स नहीं, अगर 3 पॉइंट्स भी, 3 पॉइंट्स के थ्रू जब हम एक आपका लाइन का ड्रॉ करेंगे, अगर वो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हमको क्या बोलेंगे, मेरा ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर, समझ आया। ये था आपका एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। इस पूरे एक्सपेरिमेंट समझ में आया कैसा होता है, क्या होता है। स्कूल्स में तो होता नहीं है, स्कूल्स में होता है तो ये सब चीज स्कूल में करवाया जाता। आप लोग क्लास कर रहे हैं कि चैटिंग कर रहे हैं? हाँ, क्लास कर रहा है। हाँ तो क्लास कीजिए, चैटिंग मत कीजिए। चैटिंग बाद में कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। क्लियर, आज तो यस सोचा था कि वही बताएंगे।
अच्छा सोचे तो आप लोग वो भी बताएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स ही चल गए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ना। हाँ तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और रेजिस्टिविटी। ठीक है। यस हाँ। हाँ ठीक है फिर। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय। बाय। बाय थैंक यू।